तो हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कमिशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, साउंड प्रॉब्लम हो गया था जिसके वजह से हम कल सेट प्रैक्टिस नहीं दे पाए थे, लेकिन फिर भी आज भी कुछ अगर साउंड प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है क्योंकि लैपटॉप में थोड़ा आवाज आ रहा है जिसके कारण से वो इंटरनल साउंड ले रहा है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा इसको, फिर धीरे हम सुधार लेंगे इसको। फ्रेंड्स, अब आपको बिहार एसएससी का सचिवालय सेट का ये जो 18 नंबर सेट है वो आपके पास पहुंचा रहे हैं, और 18 से पहले सेट प्रैक्टिस अगर आपको देखना है तो केसरिया कमिशन क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करके वहां से सारा सेट प्रैक्टिस को आप देख सकते हैं। सेट प्रैक्टिस देखने का कारण यह है कि हम परीक्षा पैटर्न के आधार पर ही आपको सेट प्रैक्टिस देते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करना चाहते हैं तो वहां भी आप डिस्क्रिप्शन में मेरा यूट्यूब चैनल के इस डिस्क्रिप्शन में ही मेरा अपना लिंक रहता है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम में अगर आप केसीसी ऑफिशियल से सर्च करते हैं तो हमारा फोटो का लोगो आ जाता है, उसके साथ हमें फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन में है 7, 9, 11 या 17। आपका सही आंसर होगा क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, जबकि 7 जो होती है वो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है, 9 फ्लोरीन की परमाणु संख्या और 11 सोडियम की परमाणु संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, KCl को सांद्र H2SO4 तथा ठोस K2Cr2O7 के साथ गर्म कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन है क्रोमिल क्लोराइड, ऑप्शन बी क्रोमस क्लोराइड, ऑप्शन सी क्रोमिक क्लोराइड, ऑप्शन डी क्रोमिक सल्फेट। आपका सही आंसर होगा क्रोमिल क्लोराइड जो होता है वह प्राप्त होता है। क्रोमिल क्लोराइड होता है CrO2Cl2 होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस खेल को 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार शामिल किया गया? यह भी ध्यान रखेंगे, यह राष्ट्रमंडल खेल आयोजित कहां किया गया था? बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में आयोजित किया गया था और इसमें पहली बार शामिल किया गया, ऑप्शन में है महिला हॉकी, महिला क्रिकेट, पुरुष क्रिकेट या इनमें से सभी। आपका सही आंसर होगा इसमें पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत व्यक्तियों को कृषि में रोजगार उपलब्ध कराया गया है या कृषि में रोजगार उपलब्ध है? ऑप्शन है 60.5%, ऑप्शन बी 52.6%, ऑप्शन 54.6% या ऑप्शन डी 72%। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 54.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाइनिंग क्रॉप्स क्या होता है? ऑप्शन है वे फसल जिनके खाने योग्य भाग जमीन के नीचे विकसित होते हैं, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी वे फसलें जो जमीन पर फैलकर बढ़ती है, गलत बात है। ऑप्शन सी चारे की फसलें जिन्हें काटने के तुरंत बाद पशु को खिला दिया जाता है, यह बात बिल्कुल सही है कि चारा का फसल होता है स्पाइनिंग, और क्रॉप्स उसे कहा जाता है जिसे काट लिया जाता है इस चारे के फसल को, और काटने के तुरंत बाद पशु को खिला देना, यही प्रोसेस स्वाइनिंग क्रॉप्स कहलाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? ऑप्शन है कमल, बेला, गुलाब या चमेली। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यहां पे कर लेंगे गेंदा। ऑप्शन बी गेंदा बिहार का राजकीय पुष्प है। ध्यान देंगे, राजकीय वृक्ष की अगर बात करेगा, अगर राजकीय वृक्ष की बात करें तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है, जबकि राजकीय पक्षी की अगर बात करें तो वर्तमान समय में राजकीय पक्षी गौरैया है। गौरैया है, हालांकि इससे पहले राजकीय पक्षी नीलकंठ था। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है, इससे पहले क्या था? तो नीलकंठ इसके पहले था। राजकीय भाषा की बात करेंगे तो राजकीय भाषा हिंदी हो जाएगा, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू हो जाएगा, जबकि राजकीय मछली की अगर बात करेंगे, राजकीय मछली की बात करेंगे तो मांगुर बिहार का राजकीय मछली है। क्लियर? इसके अलावा राजकीय चिन्ह की बात करेंगे, चिन्ह, अगर राजकीय चिन्ह की बात करेंगे तो बोधि वृक्ष है, जबकि राजकीय पशु की चर्चा करेंगे
तो बैल है, हालांकि इसके पहले रीच था, लेकिन वर्तमान समय में राजकीय पशु बैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्योन का तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन है जालक कंपन की मात्रा, ऑप्शन बी वायु में ध्वनि की गति से तीव्र गति वाला कण, ऑप्शन सी भारी नाभिक वाला अणु का कण, या प्रकाश की गति से तीव्र गति वाला कण होता है। तो आपका सही आंसर होगा प्रकाश की गति से तीव्र गति वाला एक कण होता है जिसे टैक्योन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? आपका ऑप्शन है -1.6 गुने 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, ऑप्शन बी 1.6 गुने 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, ऑप्शन सी 1.6 गुने 10 टू द पावर 19 कूलम्ब, या ऑप्शन डी -1.6 गुने 10 टू द पावर 19 कूलम्ब। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 -1.6 गुने 10 टू द पावर -19 कूलम्ब जो होता है एक इलेक्ट्रॉन आवेश का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान कितना प्रतिशत व्यक्त किया गया है? ऑप्शन है 6.9%, ऑप्शन बी 7.3%, ऑप्शन सी 5.8%, या ऑप्शन डी 6.2%। आपका सही आंसर होगा 6.9% अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे, त्वचा का जो तल होता है, त्वचा का जो लेयर होता है, उसके नीचे विद्यमान वसा जो होता है उसके किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है? ऑप्शन है शरीर के लवणों के विरुद्ध, शरीर के उष्मा के क्षय के विरुद्ध, ऑप्शन सी वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रवेश के विरुद्ध, या ऑप्शन डी आवश्यक शरीर द्रव्यों के क्षय के विरुद्ध। आपका सही आंसर होगा शरीर की उष्मा का क्षय न हो इसके विरुद्ध त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समूह की पहचान करें जो बिहार राज्य के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिलों को व्यक्त करता है। ऑप्शन है ग्रुप के रूप में 5 जिला दिया हुआ है ग्रुपिंग के रूप में, शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय और जहानाबाद, ऑप्शन बी मुंगेर, कैमूर, खगड़िया, किशनगंज और बक्सर, ऑप्शन सी जमुई, सहरसा, मधेपुरा, बांका, नवादा, ऑप्शन डी सुपौल, औरंगाबाद, गोपालगंज, भोजपुर और अररिया। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय और जहानाबाद जो है वो न्यूनतम जनसंख्या वाला 5 जिला बिहार का क्रम के अनुसार है। अगर वही अधिकतम जनसंख्या वाला 5 जिला की बात किया जाए तो सबसे बड़ा जिला जो आ जाता है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला वो पटना आ जाता है। दूसरी स्थान पर पूर्वी चंपारण को रखा जाता है, पूर्वी चंपारण, ध्यान देंगे यह जनगणना 2011 के अनुसार पूर्वी चंपारण। तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर, चौथे स्थान पर मधुबनी और 5वें स्थान पर गया आ जाता है। क्लियर? तो ये भी क्रम से आप याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा, तो न्यूनतम दिया हुआ था, सबसे ज्यादा याद रखेंगे पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया को याद रखेंगे। ध्यान रखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला की अगर बात करेगा तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का जिला शिवहर जिला है, और सबसे कम घनत्व वाला जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का जिला जो हो जाएगा वह कैमूर जिला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है बिहार राज्य में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 11.30% है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बिहार राज्य में ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 88.77% है, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी की ओर ध्यान देंगे तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में 5,42,48,157 पुरुष और 4,98,21,295 महिलाएं निवास करती है। ये भी आंकड़ा पूरी तरीका से सही है। तो आपका ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? इस आधार पर अगर ध्यान देंगे बिहार की कुल जनसंख्या की अगर बात पूछेगा कि बिहार की कुल जनसंख्या पुरुष और स्त्री की टोटल कितनी है तो 10,40,99,452 व्यक्ति बिहार में निवास करते हैं वर्तमान समय 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन आपके पास 10, 15, 20 या 25। आपका सही आंसर होगा
20 एमिनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें 10 एमिनो एसिड जो होता है वो भोजन के माध्यम से 10 एमिनो एसिड जो होता है वह भोजन के माध्यम से आपको मिल जाता है, भोजन के माध्यम से मिल जाता है, जबकि 10 एमिनो एसिड जो होता है हमारा शरीर स्वयं निर्माण करता है, स्वयं बनाता है। ध्यान देंगे, प्रोटीन शब्द का प्रतिपादन जे बर्जीलियस नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। क्लियर, जे बर्जीलियस नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। और यह शरीर में, हमारे शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन काफी आवश्यक होता है, कभी कभी यह शरीर में एनर्जी प्रोवाइड भी करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके पास, अदरक राइजोम का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। केसर बीज का उदाहरण है, यह बात गलत है। केसर जो है वह बीज का उदाहरण नहीं है, बल्कि केसर एक तना का उदाहरण है। केसर का उत्पादन भारत के मात्र एक राज्य में जम्मू कश्मीर में किया जाता है। ऑप्शन सी में है अफीम, अफीम की डूडी होती है, यह बिल्कुल सही है। जबकि सन तना का उदाहरण होता है, यह भी सही है। तो आपका ऑप्शन आंसर जो बनता है वो ऑप्शन नंबर बी, केसर जो है वो बीज का नहीं बल्कि तना का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, थीन बांध या नागार्जुन बांध। आपका सही आंसर होगा नागार्जुन बांध जो है वह भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। ध्यान देंगे, नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। और यह कृष्णा नदी पर है कहां, ये भी ध्यान रखेंगे, कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लेंगे, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है वह सबसे बड़ा बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वो भाखड़ा नांगल बांध है, जो कहां स्थित है? सतलज नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। जबकि टिहरी बांध की अगर बात करेंगे तो भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर टिहरी बांध स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ये भी ध्यान रखेंगे, थीन बांध किस नदी पर है? तो थीन बांध रावी नदी पर स्थित है, जबकि पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। ध्यान देंगे, सबसे लंबा बांध जो भारत का है वह हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा पर नदी पर बनाया गया है, उड़ीसा में। टिहरी बांध की ध्यान देंगे तो भागीरथी और भिलंगाना बता ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? तो पहली बात ध्यान देंगे, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होता है और भिन्न भिन्न माध्यमों में इसका वेग जो होता है वो अलग अलग हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा वेग जो होता है इसका ठोसों में सर्वाधिक वेग होता है। अब ऑप्शन की ओर ध्यान देंगे, समान होता है वेग, अलग अलग माध्यम जब चेंज होगा, मीडियम जब चेंज होगा तो क्या ध्वनि का वेग समान रहेगा? नहीं, असमान हो जाएगा, बदलता रहेगा। ऑप्शन बी, भिन्न भिन्न होता है वेग और ठोस में सबसे अधिक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में भिन्न भिन्न होता है वेग और द्रव्य में सबसे अधिक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भिन्न भिन्न होता है और गैस में सबसे अधिक होता है, गलत हो जाएगा। जब भी माध्यम चेंज होगा तो ध्वनि के वेग में परिवर्तन हो जाएगा, यानी अलग अलग माध्यम में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है, जिसमें ठोस में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है हाइड्रोजन, हैवी हाइड्रोजन दिया हुआ है, केवल हाइड्रोजन नहीं, हैवी हाइड्रोजन। हैवी हाइड्रोजन का मतलब D2O, भारी जल जिसे कहा जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको कहा जाता है। तो हैवी हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा? HC यूरे नामक विद्वान के द्वारा किया गया था, HC यूरे नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये भी ध्यान रखेंगे, 1932 ईस्वी में इसकी खोज किया गया था। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा सन 1867 ईस्वी में किया गया था। नियॉन गैस की खोज की बात अगर यदि जो किया जाए तो नियॉन गैस की खोज रैमजे और ट्रेवरस नामक विद्वान के द्वारा किया गया था सन 1898 ईस्वी में। जबकि एयर कंडीशनर की खोज कैरियर नामक विद्वान के द्वारा सन 1902 ईस्वी में किया गया था। तो आपका आंसर निकल के आता है ए का 1, 2 का, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? अब देखेंगे
चुंबकत्व के आधार पर सभी पदार्थों को 3 भाग में बांटा जाता है। पहला होता है चुंबकीय, दूसरा अनुचुंबकीय और तीसरा प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय बार बार एग्जाम्पल पूछता है, चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे एग्जाम्पल को। चुंबकीय के अंतर्गत वो ऐसे पदार्थ को शामिल किया जाएगा तो चुंबक की ओर आकर्षित, चुंबक के क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है। तो इसके अंतर्गत किसको किसको रखा जाएगा? जो चुंबक की ओर आकर्षित होगा वह होगा लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात, क्रोमियम। ये सभी क्या होगा? चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ की अगर बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में जब इसको रखेंगे, चुंबक के आसपास जब इसको रखेंगे तो चुंबक की ओर पूरी तरीका से आकर्षित नहीं होगा, थोड़ा बहुत आकर्षित होगा। इसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। इसके अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाएगा? प्लैटिनम, प्लैटिनम को याद रखेंगे, क्रोमियम को शायद चुंबकीय में क्रोमियम भी बोल दिए थे तो वो क्षमा कीजिएगा। क्रोमियम जो है वो अनुचुंबकीय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सोडियम को, एल्यूमिनियम को, ऑक्सीजन को, ये सभी को अनुचुंबकीय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जबकि प्रतिचुंबकीय के अंतर्गत जस्ता यानी जिंक को, बिस्मथ को, इसके अलावा तांबा को, चांदी को, सोना को, इसके अलावा सोना के अलावा ध्यान रखेंगे हीरा, नमक और जल को शामिल किया जाता है, जो प्रतिचुंबकीय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कॉपर, प्रतिचुंबकीय क्वेश्चन में आपका पूछा है, और ऑप्शन में है कॉपर, द्रव्य ऑक्सीजन, जल या एल्यूमिनियम। तो ध्यान रखेंगे प्रतिचुंबकीय के अंतर्गत शामिल किया जाएगा वह होगा जल को शामिल किया जाता है प्रतिचुंबकीय के अंतर्गत। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के अंतर्गत 2 उपखंड होते हैं। ऑप्शन है हल्दिया और फरक्का, ऑप्शन बी फरक्का और पटना, ऑप्शन सी पटना और इलाहाबाद, ऑप्शन डी इलाहाबाद और हरिद्वार। तो ध्यान देंगे इलाहाबाद में गंगा जो होती है वह इलाहाबाद शाखा से संबंधित होता है, जबकि भागीरथी जो होता है वो हरिद्वार शाखा से संबंधित होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद, गंगा, भागीरथी, हरिद्वार, जो हुगली नदी प्रणाली के अंतर्गत 2 उपखंड निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान रक्षा सचिव किसे बनाया गया है? ऑप्शन है संजय मल्होत्रा, ऑप्शन बी सुनील बर्थवाल, ऑप्शन डी सी गिरिधर अरमाने, ऑप्शन डी विनय मोहन क्वात्रा। आपका सही आंसर होगा गिरिधर अरमाने को भारत के वर्तमान रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान देंगे संजय मल्होत्रा को राजस्व सचिव बनाया गया है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को बनाया गया है। सुनील बर्थवाल के बारे में अगर देखना चाहेंगे तो वह वाणिज्य सचिव उनको बनाया गया है, वाणिज्य सचिव बनाया गया है। ऑप्शन डी में विनय मोहन क्वात्रा को विदेश सचिव बनाया गया है, विदेश सचिव बनाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टेदार कृषि में एकांतर क्रम में बीन्स और मटर को अनाज के साथ रोपा जाता है। ऐसी कृषि किस प्रकार के अपर्दन को रोक देती है? ऑप्शन है अवनालिका अपर्दन, ऑप्शन बी पवन अपर्दन, ऑप्शन सी नदिका अपर्दन या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। आपका सही आंसर होगा पवन अपर्दन को, पवन के द्वारा होने वाला जो मिट्टी का अपर्दन होता है उसको रोक देता है। कब? जब पट्टेदार कृषि में एकांतर क्रम में, यानी एक अनाज, एक बीन्स और फिर अनाज और एक फिर टमाटर, इस प्रकार से एकांतर क्रम में जब बीन्स और मटर को रोपा जाता है तो पवन के द्वारा होने वाला मिट्टी के अपर्दन को रोक दिया जाता है। वैसे ध्यान देंगे पवन के अपर्दन के द्वारा निर्मित कुछ स्थलाकृति की भी बात कर लेते हैं। तो बांतार्गत यानी ब्लो आउट, इंसेलबर्ग, छत्रकशिला, भू स्तंभ, ज्यूगेन, यार्डंग, ड्राई काउंटर, ये सभी पवन के अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति में शामिल होता है। जबकि पवन के निक्षेप से निर्मित स्थलाकृति में आ जाता है बालू का स्तूप, बरखान और लोयस को शामिल किया जाता है। क्लियर? अब नालिका अपर्दन क्या होता है? तो अब नालिका अपर्दन जो होता है वह तीव्र गति से बहते जल के द्वारा जो गड्ढा बन जाता है
उसे अवनालिका अपर्दन कहा जाता है, जैसे चंबल की घाटी में है। तीव्र गति से जो जल बहता है और उस बहाव के कारण जो गड्ढा बन जाता है उसे अवनालिका अपर्दन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से। ऑप्शन है प्री कैम्बियम युग, ऑप्शन बी में सिल्यूरियन युग, ऑप्शन सी में डेवोनियन युग या ऑप्शन डी में अपर कार्बोनिफेरस युग। और दूसरे तरफ है स्तंभ 2 में सरीसृप, मत्स्य, जीवाणु, प्रवाल, यानी कौन से युग में कौन सा जीव आया था उससे आपको सुमेलित करना है। आपका ऑप्शन के अंतर्गत आ जाएगा प्री कैम्बियम युग में जीवाणु आया, सिल्यूरियन युग में सरीसृप आया, डेवोनियन युग में मत्स्य आया और अपर कार्बोनिफेरस युग में प्रवाल को शामिल किया जाता है। तो आपका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है थोड़ा सा। प्री कैम्बियम युग में जीवाणु, सिल्यूरियन युग में प्रवाल, डेवोनियन युग में जो आया वह मत्स्य को शामिल किया जाता है और अपर कार्बोनिफेरस युग में सरीसृप को शामिल किया जाता है। तो आपका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनता है। 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग कोशिका विभाजन में भाग लेता है? ऑप्शन है इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल या ऑप्शन डी केंद्रिका। आपका सही आंसर होगा कि कोशिका विभाजन में जो भाग लेता है वो सेंट्रियोल होता है। ध्यान देंगे, सेंट्रियोल क्या होता है? तो सेंट्रोसोम यानी तारक काय जो होता है उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है, उसके चारों तरफ यानी सेंट्रोसोम के चारों तरफ चमकदार चकती के रूप में परत पाया जाता है, उसे ही सेंट्रियोल कहा जाता है। और इसका काम होता है जब कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन के समय यह काम क्या करता है? तो यह काम करता है कि ध्रुव का निर्माण करता है। समसूत्री विभाजन के समय ध्रुव यानी पोल का निर्माण करता है। ध्रुव का निर्माण करना इसका काम होता है। ध्यान देंगे, कोशिका के डिवीजन, सेल डिवीजन की खोज बिरचाऊ नामक विद्वान के द्वारा सन 1955 ईस्वी में किया गया था। क्लियर? सेंट्रियोल जो सेंट्रोसोम का हिस्सा होता है उसकी सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी नामक विद्वान के द्वारा किया गया था सन 1888 ईस्वी में। इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का क्या काम होता है? तो यह वसा एवं प्रोटीन का संचरण करता है। जबकि और ध्यान देंगे तो ऑप्शन में बच जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है क्योंकि श्वसन की क्रिया यहीं पर संपन्न होती है, जिसके कारण से खूब मात्रा में एनर्जी यहां मौजूद होता है। जबकि केंद्रिका का काम होता है कि इसे कंट्रोलर ऑफ द सेल कहा जाता है, नियंत्रक कहा जाता है कोशिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आई प्ले गोल्फ, कैसे मैं गोल्फ खेला, पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है टाइगर वुड्स, टॉम वाटसन, ऑप्शन सी ज्योति रंधावा, ऑप्शन डी माइकल कैंपबेल। आपका सही आंसर होगा टाइगर वुड्स जो है वो वुड्स यहां पर हो गया तो वुड्स इसको करेंगे वुड्स। टाइगर वुड्स हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऑप्शन में दिया हुआ है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, इसकी स्थापना किया गया था सन 1975 ईस्वी में। ऑप्शन बी में है राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, इसकी स्थापना किया गया सन 1975 ईस्वी में। तो सन 1975 वाला 2 ऑप्शन मिल गया, 3, 4 और 4, 3, सी और डी दोनों। खैर आगे मिलान करेंगे। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में होती है और केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1960 ईस्वी में। तो आपका आंसर बनता है 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोडों का काम आमतौर पर निम्नलिखित सामग्रियों में से कौन जोड़ा जाता है? ऑप्शन है, अब ध्यान देंगे, टॉर्च लाइट है, इलेक्ट्रिक सेवर है, ये सब उपकरण जो होता है उसमें चार्जेबल बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है।
तो उस चार्जेबल बैटरी में इलेक्ट्रोडों का काम आमतौर पर कौन सा सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन आपके पास आयरन और कैडमियम का, ऑप्शन बी निकेल और कैडमियम का, ऑप्शन सी लेड पेरोक्साइड और लेड का, जिंक और कार्बन का। आपका सही आंसर होगा जिंक और कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? जिसमें जिंक जो होता है वो कैथोड के रूप में, यानी जिंक का इस्तेमाल कैथोड के रूप में, और कैथोड कैसा? ऋण आवेश, ऋण आवेशित कण के स्थान पर जिंक का इस्तेमाल, जबकि जो कार्बन होता है, कार्बन जो होता है उसका प्रयोग एनोड के रूप में किया जाता है, यानी पॉजिटिव ध्रुव के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लघु समय अंतराल को सही सही से मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पुल्सर, ऑप्शन बी क्वार्ट्ज घड़ियां, ऑप्शन सी परमाणु घड़ियां, या ऑप्शन डी श्वेत बामन घड़ी। आपका आंसर होगा परमाणु घड़ी का इस्तेमाल सबसे लघु समय अंतराल को मापने के लिए किया जाता है। क्लियर? अब देखेंगे परमाणु घड़ी में सिग्नल के रूप में अगर क्वेश्चन पूछे कि परमाणु घड़ी में सिग्नल के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखेंगे माइक्रोवेव यानी लघु तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा सौर पार्क कहां है? ऑप्शन है राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आपका सही आंसर होगा गुजरात जो है वह एशिया का सबसे बड़ा सौर पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया है और इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया था? ऑप्शन है 2006, 2007, 2008 या 2009। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2008 में इसे शुरू किया गया था। क्लियर? और उसी वर्ष इसी के तहत गंगा को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार रेल नेटवर्क के दृष्टिकोण से भारत के राज्यों में कितने स्थान पर आता है? आपका ऑप्शन है 8वें, 9वें, 7वें या 10वें। आपका सही आंसर होगा कि बिहार रेल नेटवर्क के दृष्टिकोण से पूरे भारत में 9वां ऐसा राज्य है जो रेल नेटवर्क के दृष्टिकोण से 9वां सबसे बड़ा राज्य शामिल होता है। क्लियर? जिसमें से पूरे भारत के रेलवे नेटवर्क का 5.6 यानी 5.6% रेलवे नेटवर्क जो है वो बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष होता है? ऑप्शन है क्वांटम सिद्धांत, ऑप्शन बी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऑप्शन सी ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन डी सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध अल्बर्ट आइंस्टाइन नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था। सन 1905 ईस्वी में यह सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। यह भी ध्यान रखेंगे इसी सापेक्षता के सिद्धांत के द्वारा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण को E बराबर mc² के रूप में व्यक्त किया था, इक्वेशन दिया था। E फॉर एनर्जी, M फॉर मास और C फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? ऑप्शन है उच्च तापमान, ऑप्शन बी निम्न तापमान, ऑप्शन सी घर्षण और टूट-फूट की क्रिया से, या ऑप्शन डी क्रिस्टलों की वृद्धि से। क्रायोजेनिक्स जो होता है वो निम्न तापिकी, क्रायोजेनिक्स का हिंदी ही होता है निम्न तापिकी। अब निम्न तापिकी का मतलब ये हुआ कि ये इसमें 0 डिग्री से लेकर -150 डिग्री, 0 डिग्री से -150 डिग्री सी तक के तापमान का प्रयोग इसमें किया जाता है, जिसमें एवं ये भी मान के चलेंगे कि ऐसे इंजन में, क्रायोजेनिक्स ऐसे इंजन में -250 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में, हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में अगर देखा जाए तो -250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यूज किया जाता है, जबकि ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक के रूप में अगर देखेंगे तो -183 डिग्री सेल्सियस के रूप में ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे
कि क्रायोजेनिक्स का सबसे पहला प्रयोग कहां हुआ था? तो पहला प्रयोग में भी ध्यान देंगे तो पहला प्रयोग यूएसए ने एंटालस संटूर नामक रॉकेट में किया था। यूएसए के द्वारा एंटालस संटूर नामक रॉकेट में किया था। जबकि भारत में क्रायोजेनिक्स का सबसे पहला प्रयोग अगर भारत में ध्यान देंगे तो सबसे पहली बार 2006 में इसका इस्तेमाल किया जाता है और वो कहां किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है वनों तथा बागानों का संरक्षण, ऑप्शन बी उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार, ऑप्शन सी पशु उत्तक का कृत्रिम माध्यम से संवर्धन करने का विज्ञान, या वन्य जीव की रक्षा करने से संबंधित। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्यान कृषि के फसलों का विकास और प्रसार करना उत्तक संवर्धन का सही वर्णन होता है। अब देखेंगे इसके आधारभूत सिद्धांत के जनक अगर पूछा जाए कि उत्तक संवर्धन के आधारभूत सिद्धांत के जनक कौन थे? तो जनक में भी ध्यान रखेंगे कि विल्हेल्म, ध्यान रखेंगे विल्हेल्म रॉक्स इसके जनक थे और इसकी स्थापना, ये जो उत्तक संवर्धन है इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1885 ईस्वी में विल्हेल्म रॉक्स के द्वारा ही इसका प्रयोग किया गया था। अब ध्यान देंगे इस प्रकार का जो सिद्धांत होता है, उत्तक संवर्धन होता है, उसमें संवर्धित उत्पादित पौधा जो होता है वह रोग मुक्त होता है और पूरी तरीका से स्वस्थ होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत बिहार में प्रथम आम चुनाव या प्रथम चुनाव का आयोजन किया गया था। ऑप्शन है 8 अप्रैल 2006 को, ऑप्शन बी मई जून 2006 को, ऑप्शन सी मार्च 2007 को, या मई 2007 को। आपका सही आंसर होगा बिहार पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया था 8 अप्रैल 2006 को। यह तो लागू वाला डेट है। ऑप्शन बी जो है इसके तहत जब बिहार पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ तो उसके तहत प्रथम चुनाव का आयोजन मई जून 2006 को किया गया था। तो आपका सही आंसर होगा मई जून 2006 को, जबकि बिहार पंचायती राज अधिनियम 8 अप्रैल 2006 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संबंध को जोड़िए। आपका एक तरफ स्रोत दिया हुआ है और एक तरफ विटामिन दिया हुआ है, यानी कौन सा विटामिन से, कौन से स्रोत से कौन से विटामिन की प्राप्ति होती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है हरी पत्तेदार सब्जी, यह विटामिन ए पाया जाता है। कच्ची पत्ता गोभी में पाया जाता है हरी पत्तीदार सब्जी जो होता है वह ऑप्शन ए में विटामिन ए हो जाता है, और कच्ची पत्ता गोभी जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी में, कच्ची पत्ता गोभी में विटामिन सी पाया जाता है। मदयकार खमीर में जो पाया जाता है वह विटामिन B1 पाया जाता है। गेहूं, अंकुरित गेहूं जो होता है उसमें पाया जाता है विटामिन ई, जबकि तेल वाला एक बच गया डी, तो ये नहीं होगा, तेल डी में नहीं पाया था। तेल जो होता है वो बस ये अम्ल होता है, तो ये इससे मिलान नहीं होगा। तो बाकी का 4 गो मिलान होगा जिसे मिलान कर लेते हैं 1 3 2 5। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण यानी फिक्सेटर कौन होता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या हरा पौधा। आपका सही आंसर होगा सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण हरे पादप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है? ऑप्शन है यक्ष्मा, बी पीलिया, सी डिप्थेरिया, या ऑप्शन डी विसूचिका। ध्यान देंगे कि दूध से फैलने वाला, दूध के माध्यम से फैलने वाला रोग यक्ष्मा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। यक्ष्मा रोग को अगर ध्यान देंगे तो यक्ष्मा रोग को काक रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही तपेदिक या क्षय रोग या एमटीबी
या टीबी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके द्वारा प्रभावित जो अंग होता है वह फेफड़ा इसके द्वारा प्रभावित अंग होता है। क्लियर। और ध्यान देंगे इसके उपचार के लिए जो दवा प्रयोग किया जाता है वह पी एमिनोसैलिसिलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए उपचार में दवा जो होता है वह पी एमिनोसैलिसिलिक एसिड एमिनोसैलिसिलिक एसिड होता है। क्लियर। अब ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी संरचना शरीर को गर्म रखने के लिए प्रत्यक्ष रूप से मददगार होती है? ऑप्शन है वर्णांकित कोशिकाएं, श्वेत ग्रंथियां, लसिका वाहिनियां या रुधिर कणिकाएं कोशिकाएं। आपका आंसर होगा कि स्तनपायी जितना भी मैमेलियंस है उसके त्वचा में पाई जाती है रुधिर कोशिकाएं। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सेल पाया जाता है और इस ब्लड सेल में दो प्रकार के रुधिर होते हैं, एक आरबीसी और दूसरा डब्ल्यूबीसी, और यही दोनों जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से शरीर को गर्म बनाए रखने में मददगार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सह संबंध रक्तचाप से है? ऑप्शन है यकृत, ऑप्शन बी वृषण, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी अधिवृक्क। आपका सही आंसर होगा एड्रीनल। अधिवृक्क जो होता है उसका संबंध रक्तचाप से होता है, यानी रक्तचाप का नियंत्रण करना अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रीनल ग्लैंड का होता है। एड्रीनल ग्लैंड से ध्यान रखेंगे यह वृक्क से संबंधित होता है और इसका अंदर वाला भाग मेड्यूला कहलाता है और बाहर का भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। क्लियर। तो एड्रीनल ग्रंथि को से स्रावित होता है जो हार्मोन, उसे एड्रेनलिन हार्मोन कहा जाता है और इस एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंटियागो इनमें से किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है चिली, कोलंबिया, पुर्तगाल या माल्टा। आपका सही आंसर होगा चिली। सैंटियागो जो है वह चिली की राजधानी है, जबकि मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ की मुद्रा पीसो है। कोलंबिया की राजधानी की बात करेंगे तो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, जबकि मुद्रा यहाँ की भी पीसो है। ध्यान देंगे पुर्तगाल की राजधानी की बात करेंगे तो लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा यूरो है, जबकि माल्टा की राजधानी जो है वह बालेटा है और यहाँ की मुद्रा माल्टीज लीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अधिक सख्त है, ऐसा क्यों? ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी हुई है, ऑप्शन बी उत्तरी गोलार्ध को सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है, ऑप्शन सी दक्षिणी गोलार्ध में प्लावी हिमशैल की सक्रियता अधिक है, या ऑप्शन डी दक्षिणी गोलार्ध में आबादी कम है। आपका सही आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध में प्लावी हिमशैल की सक्रियता अधिक होने के कारण उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल ज्यादा सख्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ठंडा ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्ण मरुस्थल प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पूर्वी उपांतों पर, ऑप्शन बी कर्क रेखा और मकर रेखा के पश्चिमी उपांतों पर, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर, या ऑप्शन डी महाद्वीपों पर। सही आंसर होगा कर्क रेखा और मकर रेखा के पश्चिमी उपांतों पर उष्ण मरुस्थल ज्यादा पाए जाते हैं। ध्यान ये भी देंगे कि किस से किस डिग्री अक्षांश के बीच, तो ध्यान रखेंगे 20 से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच कर्क रेखा और मकर रेखा के पश्चिमी उपांत में पाया जाता है उष्ण मरुस्थल। अब ध्यान देंगे ये भी कि दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रहती है, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन जाती है, तो बताइए वह धातु क्या हो सकती है? ऑप्शन है सिल्वर यानी चांदी, कॉपर यानी तांबा, एल्यूमिनियम और जिंक यानी जस्ता। आपका सही आंसर होगा कि वह तांबा हो सकता है, कॉपर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठगर्त कौन सा है? ऑप्शन है कुरील खाई, मेरियाना खाई, टोंगा, कार्मा डेम खाई, ऑप्शन डी है बेंटले अधोहिमानी खाई। ऑप्शन सही आपका होगा मेरियाना की खाई, जिसे मेरियाना ट्रंच कहा जाता है। यह प्रशांत महासागर के फिलीपींस द्वीप के मिंडनाओ नामक द्वीप पर स्थित है। ध्यान रखेंगे मेरियाना गर्त जो है, मेरियाना ट्रेंच जो है वह फिलीपींस द्वीप के
मिंडनाओ द्वीप पर स्थित प्रशांत महासागर में विश्व का, दुनिया का, पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है, जिसकी गहराई 11,034 मीटर गहरा है यह। क्लियर। कुरीन खाई की अगर बात करेंगे तो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, जबकि टोंगा गर्त जो है वह प्रशांत महासागर में 9,000 मीटर गहरा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ओजोन मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल। आपका सही आंसर होगा आयन मंडल से रेडियो का प्रसारण कर दिया जाता है, रेडियो तरंग जो होते हैं वापस पृथ्वी पर परावर्तित कर दिया जाता है। ओजोन मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है जो हमारे सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है और हमारे पृथ्वी को बचा लेता है परावैंगनी किरण से। समताप मंडल में एक विशेषता क्या होती है कि इस मंडल में तापमान जो होता है वो सामान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? ऑप्शन है खिज्र खां, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। आपका सही आंसर होगा मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल जो था वो मलिक काफूर था। यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक प्रसिद्ध सेनापति था और यह मलिक काफूर जो था वह एक हिजड़ा था जिसे 1000 दिनार में नुसरत खां ने खरीद के लाया था और अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट किया था। अतः यही कारण है कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 नोबेल पुरस्कार के तहत किसे साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है स्वांते पावो, ऑप्शन बी एनी एर्नॉक्स, ऑप्शन सी एलन एस्पेक्ट, ऑप्शन डी एंटोन जिलिंगर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एनी एर्नॉक्स जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार शांति का 2022 का पुरस्कार दिया गया है। और भी ध्यान देंगे, बाकी सभी पर ध्यान देंगे तो याद रखेंगे एनी एर्नॉक्स फ्रांस के हैं जिन्हें साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। स्वांते पावो जो है उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, जबकि एलन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर तथा जॉन एफ क्लॉसर को इसके साथ एक और जोड़ लेंगे, जॉन एफ क्लॉसर को भौतिकी के क्षेत्र का, तीनों व्यक्ति को सम्मिलित रूप से भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संधियों को काल अनुक्रम में रखिए। ऑप्शन में दिया हुआ है अमृतसर की संधि, तो अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 ईस्वी में। बसीन की संधि, ध्यान रखेंगे बसीन की संधि कब हुई थी? तो बसीन की संधि 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में। श्रीरंगपत्तनम की संधि कब हुई थी? तो 1792 ईस्वी में, जबकि सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। तो क्रम के अनुसार अगर आपको सजाना है तो सबसे पहले सालवाई की संधि आएगा यानी डी आ गया पहले, दूसरे स्थान पर आएगा श्रीरंगपत्तनम की संधि यानी सी नंबर दूसरे स्थान पर आएगा, और उसके बाद बसीन की संधि आएगा, तब अमृतसर की संधि यानी DCBA। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान का शिक्षक कौन है? अब यह शिक्षक वाला सिस्टम जैसे ही आ जाएगा तो आप एक ही चीज को याद रखिएगा आसपास, बोलने के लिए याद रखिएगा आसपास, लेकिन लिखने के लिए एसपास लिखिएगा। एसपास, आसपास बोलने के लिए और एसपास लिखने के लिए। एस से ध्यान रखिएगा कि एस से सुकरात, पी से याद रखिएगा प्लूटो, ए से याद रखिएगा अरस्तु और एस से याद रखिएगा सिकंदर। अब इसका मतलब क्या हुआ? सिकंदर। अब इसका मतलब यह हुआ कि सुकरात जो थे वह सबसे पहले सुकरात को रखने का मतलब है कि सुकरात प्लूटो के गुरु थे, प्लूटो जो थे वो अरस्तु के गुरु थे और उसके बाद अरस्तु जो थे वो सिकंदर के गुरु थे। यानी क्रम से लिखेंगे तो सुकरात और सुकरात के शिष्य कौन? प्लूटो, और प्लूटो के शिष्य कौन? अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य कौन? सिकंदर। क्लियर। तो इसमें पूछता है सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो अरस्तु था। ऑप्शन नंबर डी अरस्तु था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति कहां बुलाई थी?
ऑप्शन है पाटलिपुत्र, मगध, कलिंग या सारनाथ। आपका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र में अशोक ने 255 से लेकर 251 बीसी ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र टिस थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन था? ऑप्शन है कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चनहुद्रो। तो चनहुद्रो जो था सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जो बिना दुर्ग का था। बिना दुर्ग का मतलब बिना बिल्डिंग का, इसमें कोई भी प्रकार का दुर्ग, चारों तरफ से जो घेराव बिल्डिंग का होता था सुरक्षा के लिए, तो वो दुर्ग के बिना ही यह नगर था चनहुद्रो। चनहुद्रो किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर चनहुद्रो बसा हुआ है, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। ध्यान रखेंगे, वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। और इसकी खोज सन 1925 ईस्वी में सबसे पहले मैके नामक अंग्रेज के द्वारा किया गया था। बाद में 1931 ईस्वी में एन.जी. मजूमदार के द्वारा किया गया था। एन.जी. मजूमदार के द्वारा किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा किया गया है कब? अनुच्छेद 148 में नियंत्रक यानी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और वर्तमान समय में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की अगर बात करें तो वर्तमान समय में कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वर्तमान समय में गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो वर्तमान समय में 14वें कैग गिरीश चंद्र मुर्मू 148 अनुच्छेद में इसकी चर्चा किया गया है। और यह अपने पदावधि से 6 वर्ष तक और अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। क्लियर। तो 6 वर्ष तक, तो यहां पूछता है नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष की आयु तक इनकी अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण के तहत किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन है यजुवेंद्र चहल, जोस बटलर, हार्दिक पांड्या, ग्लेन मैक्सवेल। आपका सही आंसर होगा जोस बटलर को प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया है। जोस बटलर को। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इसमें से पर्पल कैप होल्डर जो है और एक और है पर्पल कैप होल्डर और एक जोस बटलर को इसके अलावा और भी दिया गया है, जो एक पर्पल कैप होता है और एक यजुवेंद्र चहल को पर्पल कैप और जोस बटलर को प्लेयर ऑफ द सीजन के अलावा इसे ऑरेंज कैप जोस बटलर को ऑरेंज कैप और इसके अलावा हार्दिक पांड्या की अगर बात करेंगे तो इसे प्लेयर ऑफ द मैच यानी फाइनल मैच में इसे प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है? ऑप्शन है संपदा शुल्क, बिक्री कर, रेलवे के किराए तथा भाड़े पर कर और ऑप्शन डी है निगम कर। आपका सही आंसर होगा कि संविधान द्वारा केवल पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है, वह है निगम कर। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्टैंड अप योजना। पिछला पर ध्यान देंगे, ऑरेंज कैप जोस बटलर बिल्कुल सही है, यजुवेंद्र चहल पर्पल कैप और हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द उस फाइनल मैच में मैन ऑफ द प्लेयर का अवार्ड दिया गया था। भारत की स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है? ऑप्शन है भारत में 7 मजदूरों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी कम आय वाले समूहों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना या ऑप्शन डी शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए रोजगार को बढ़ावा देना। आपका सही आंसर होगा भारत की स्टैंड अप योजना के तहत दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर बी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के उद्यमियों के बीच
उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया गया है। स्टैंड अप योजना, अब ध्यान देंगे स्टैंड अप योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो स्टैंड अप योजना की शुरुआत जो है वह किया गया था 5 अप्रैल 2016 को। 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप योजना की शुरुआत होती है। क्लियर? जो मेक इन इंडिया योजना के आधार पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, श्रीलंका या भारत। आपका सही आंसर होगा चीन जो है वह लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। चीन जो है वो साम्यवादी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। चीन में एक ही पार्टी है, ध्यान देंगे, इसलिए ये गणतंत्रात्मक है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र यहां नहीं है, एक ही पार्टी चलती है और वही पार्टी विजेता होती है, तो यहां लोकतंत्र नहीं है। क्लियर? लेकिन यहाँ का शासनाध्यक्ष जो होते हैं उन्हें अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चुना जाता है, जिसके कारण से यह एक गणतंत्रात्मक देश तो है लेकिन लोकतांत्रिक देश नहीं है। क्लियर? और विश्व में सबसे पहला लोकतांत्रिक देश की अगर बात करेगा तो अमेरिका हो जाएगा, जबकि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश की बात करेगा तो भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? ऑप्शन है यमुना नहर, सिरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर या अपर बारी दोबाब। आपका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अक्टूबर 2022 में किसके द्वारा अंबेडकर लाइफ नामक पुस्तक की रचना की गई है? ऑप्शन है शशि थरूर, पी साईनाथ, विमल जलान, हरदीप सिंह पुरी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर के द्वारा लिखित पुस्तक है अंबेडकर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग मिलान करना है और क्षेत्र, यानी कौन सा उद्योग किस क्षेत्र से संबंध रखता है? क्लियर? तो आपका हो जाएगा मूलभूत उद्योग के अंतर्गत पेट्रोलियम को रखा जाता है, सामरिक उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है शस्त्र और गोला बारूद को, क्रांतिक उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है ऑटोमोबाइल को, और माल आधारित उद्योग के अंतर्गत उर्वरक को रखा जाता है। तो 2, 4, 3, 1 आपका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गई थी? सबसे पहली बात, IMF की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान IMF की स्थापना की गई थी, लेकिन यह विधिवत रूप से इसकी कार्यवाही की शुरुआत हुई 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को यह कार्य करना शुरू कर दिया था। आप किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, सही बात है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसार करने के लिए, ऑप्शन सी व्यापार संतुलन में वैषम्य को कम करने के लिए, ये भी सही है, लेकिन प्रतिस्पर्धी विनिमय मूल्य ह्रास को कम करना इसका मेन उद्देश्य नहीं है। तो आपका आंसर बनता है ए, बी और सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन बी जनरल आइजनहोवर, ऑप्शन सी जनरल रोमेल, ऑप्शन डी जनरल मार्क आर्थ। आपका सही आंसर होगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑप्शन है कि नियुक्ति सेना द्वारा की जाती है, बिल्कुल गलत बात है, सेना द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति नहीं की जाती है। केंद्र सरकार प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, गलत है, भारत के लोगों द्वारा चुना जाता है, या मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद के लिए प्रति जवाबदेही का काम करता है। आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश के नाम, अच्छा, नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति और वह केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। क्लियर? तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपका ऑप्शन बांसुरी, सरोद, सितार या वीणा। आपका सही आंसर होगा बांसुरी वादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? ऑप्शन है उच्च सदन, उच्च सदन का मतलब होता है राज्यसभा, राज्यसभा, निम्न सदन का मतलब होता है लोकसभा, दोनों, ऑप्शन सी में दोनों, ऊपरी और निचले सदन दोनों में, या दोनों ऊपरी और निचले सदन में एक साथ। आपका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन सी बनता है, ऊपरी सदन और निचली सदन दोनों में पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियां का मल्हार राग है, मियां का मल्हार का रचना कौन किया था? तो ध्यान रखेंगे मियां की टोढ़ी, मियां का मल्हार और मियां का सारन,
नामक पुस्तक की रचना तानसेन, जो अकबर के दरबार के नवरत्न होते थे, तानसेन का नाम जो था, बचपन का नाम राम तनु पांडे था, राम तनु पांडे था। जबकि अकबर ने इसे उपनाम यानी उपाधि जो दिया था, कंठभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन यानी राम तनु पांडे को ही प्रदान किया था। इनकी रचना मियाँ की टोढ़ी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 99वां संवैधानिक संशोधन किसके बारे में है? ऑप्शन है भारत में जीएसटी शुरू करना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना, ऑप्शन सी हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का विकास के लिए कदम उठाने के लिए कर्नाटक राज्य के राज्यपाल को सशक्त बनाना, ऑप्शन डी बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि सीमा पर समझौता करना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना 99वां संवैधानिक संशोधन का मुख्य लक्ष्य रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए डिटर्जेंट में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सल्फोनेट या ऑप्शन डी बीएस्मथ। सही आंसर होगा सल्फोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है यह बहकर खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, यह बहकर, एक में होगा यह बहकर खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, ऑप्शन बी यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, या यह पाकिस्तान से बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है, ऑप्शन डी यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यानी स्थानों में से कौन सा एक उससे संबद्ध था? ऑप्शन है उदयगिरी, कन्याकुमारी, पोचमपल्ली या अमरावती। आपका सही आंसर होगा पोचमपल्ली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधारण के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है, फसल चक्र अपनाने से मृदा का सुधार होता है, ये तो बिल्कुल सही है। मिश्रित कृषि करने से भी मृदा में सुधार होता है, बहुफसली कृषि करेंगे तब पर भी मृदा में सुधार होगा, जबकि झूम कृषि जो है यह करने से मृदा में सुधार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है तंजानिया, युगांडा, केनिया या रवांडा। आपका सही आंसर होगा रवांडा से सीमा साझा विक्टोरिया झील नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है? ऑप्शन है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ऑप्शन बी जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी, ऑप्शन सी महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सत्य है। आपका सही आंसर होगा जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी, यह कथन असत्य है। आत्मा की मान्यता थी लेकिन ईश्वर की मान्यता यहाँ पे नहीं थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य का यात्रा किसके शासनकाल में किया था? ऑप्शन है देवराय द्वितीय के शासनकाल में, देवराय प्रथम के शासनकाल में, हरिहर प्रथम के शासनकाल में या कृष्णदेव राय के शासनकाल में। आपका सही आंसर होगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक भारत की यात्रा किया था विजयनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? ऑप्शन 1757, 1764, 1765 या 1769। आपका सही आंसर होगा 1765 ईस्वी में सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभ्यास किस राज्य के खिलाफ किया था? ऑप्शन है मारवाड़, मेवाड़, कालिंजर या रणथंभौर। आपका सही आंसर होगा कालिंजर किले के जीतने के क्रम में शेर शाह अपना प्राण त्याग दिया था, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर? तो यह हमारा ऑप्शन होगा कालिंजर, ऑप्शन नंबर सी। यह हमारा 75 क्वेश्चन केसीसी का अपना सेट प्रैक्टिस अपना अनुभव के आधार पर बीएसएससी सचिवालय सहायक का रहा। आपको यह अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज्यादा स्टूडेंट के पास यह जा सके। आज की सेवा को देते विराम, फिर मिलेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।